हाय बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का। आप लोग निश्चित रूप से अब तैयारी में पूर्णतः जुड़ गए होंगे, जुटे हुए होंगे और मेहनत कीजिए, पढ़िए और अभी जो है ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। और उसी सेट प्रैक्टिस करने के क्रम में ये जो आपको सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये एक रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह किया गया है और चूंकि सेटों का परिमाण इतना ज्यादा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम बुझाए तो आप OMR सीट पर आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, देन आफ्टर आप सीधे वीडियो सॉल्यूशंस इसका देख सकते हैं। बहुत बच्चों ने मेरे से कहा है कि सर एक दो वीडियो डेली, तो लगातार मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि दो दो वीडियो डालूं और बहुत हद तक ये प्रयास सफल भी रहा है। तो बच्चे लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा और चूंकि लंबी प्रक्रिया है एग्जाम की, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा। तो चूंकि मेरा जो टारगेट है वो जनवरी तक मैं सारे सेट्स का डिस्कशन आप लोगों को करवा दूंगा। प्रयास मेरा रहेगा कि 253 सेट तक का डिस्कशन जो है वो जनवरी लास्ट तक निश्चित रूप से हो जाए। आगे में 3-3 सेट, 4-4 सेट तक जहां तक संभव हो पाएगा, जिस तरह से समय मिलेगा उस तरह से मैं करवाना प्रारंभ कर दूंगा। और यह सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ आपके सफलता में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, क्योंकि जब एग्जाम आप दे लीजिएगा उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि सर कितना फायदेमंद यह बुक रहा आपकी सफलता को दिलाने में। बच्चे, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों को चूमेगी। देखिए, कभी भी उस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर सफलता गेन करना चाहे तो उसके लिए उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो बार बार मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि ये बच्चे मेरे एकदम पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग सेट नंबर 21 का डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है इसमें, जो आपको देखिए कितना मजा आने वाला है इस सेट के डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है। इसमें सोडियम का टुकड़ा डालने का परिणाम खतरनाक होता है। तो भाई साहब यहां देख लीजिए, पैराफिन, ये मोम होता है। पैराफिन क्या है? ये मोम है। तो पैराफिन में अगर हम डालेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। पैराफिन, अभी तुरंत मैं बताऊंगा कि पैराफिन क्या होता है। खनिज तेल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेट्रोल, आपको पता है कि खनिज तेल यानी केरोसिन में ही हम लोग किसको रखते हैं? सोडियम को डुबा के रखते हैं। ये तनु NaCl विलयन में डालने पर आपको खतरनाक होगा। क्यों होगा खतरनाक, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि तनु NaCl में जैसे ही डालेंगे, तनु NaCl में आपको Na के टुकड़े को डालने पर तेज अभिक्रिया होता है। टुकड़े को डालने पर क्या होगा? टुकड़े को डालने पर तेज अभिक्रिया होता है। तीव्र डालने पर क्या होगा? डालने पर तीव्र अभिक्रिया होता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तीव्र अभिक्रिया होता है और यह क्या बनाएगा? अभिक्रिया होता है और यह बनाएगा, क्या बना लेगा? एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह तीव्र अभिक्रिया है, इसमें तेज ऊष्मा निकलता है। तीव्र अभिक्रिया होता है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है, तीव्र अभिक्रिया होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। बच्चे, किसका निर्माण करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये इतनी तेज अभिक्रिया होती है कि समझ में नहीं आएगा, इतना ज्यादा ऊष्मा इसमें उत्पन्न होगा कि आपको जल जाने की संभावना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ठीक है, आपको तनु NaCl विलयन में हम नहीं डालते। किसके? सोडियम के टुकड़े को। अब देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब इससे और क्या बन सकता है? सोडियम। सबसे पहले देखते हैं सोडियम। सोडियम आपको पता है मुलायम धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा, सोडियम क्या है? मुलायम क्षार धातु है। मुलायम क्षार धातु है, एकदम याद रखना है आपको। कौन सा धातु है भाई? तो क्षार धातु है। और
इसे हम किरोसिन तेल में रखते हैं। किसमें रखेंगे? तो इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, किरोसिन तेल में रखते हैं बच्चे, ध्यान में रखना है कि किस तेल में रखेंगे, तो किरोसिन तेल में इसको रखा जाता है। एकदम याद रखिए। क्या मैं कह रहा हूं कि तनु NaCl में Na के टुकड़े को डालने पर तीव्र अभिक्रिया होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इतना तेज उष्मा उत्पन्न होता है कि आपको खतरनाक हो जाएगा ये। लेकिन सोडियम के बारे में मैं बता रहा हूं, सोडियम मुलायम क्षार धातु है और इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। बार बार आपसे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, सोडियम इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको जो हम बोलते हैं नाइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रियम कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसका जो परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 23 होगा। अब आइए पेट्रोल, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल क्या होता है? तो पेट्रोल याद रखना है कि C5 to C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्टेन नंबर का, ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। और पेट्रोल में आपको नॉकिंग को बढ़ाने के लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, नॉकिंग को कम करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में हम इसमें टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। जबकि खनिज तेल आपको पता है मिनरल ऑयल होता है और खनिज तेल एक प्रकार से क्रूड ऑयल को कहा जाता है और यह पेट्रोलियम है और इसी से सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जबकि पैराफिन मोम होता है और याद रखिएगा पैराफिन मोम जो है यह पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है और मोम के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। यहां देखिए थोड़ी सी बातें भी मैंने बताई है। याद रखना है आपको एक और चीज, क्या याद रखना है कि द्रवित NaCl को, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रवित NaCl को हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहा जाता है बच्चे, ब्राइन कहते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिए, क्या कि ध्यान में रखना है कि आपका जो सोडियम है इसका निष्कर्षण दो विधि द्वारा करते हैं। पहला विधि है कास्टनर विधि। कौन सा विधि? कास्टनर, जिसमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है। कौन सा विधि है? कास्टनर, CASTENER, कास्टनर विधि है। और दूसरा है, आपको याद रखिए, डाउन विधि। कौन सा विधि? डाउन विधि, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करते हैं। ये देखिए NaOH का हम विद्युत अपघटन करते हैं। तो बच्चे सोडियम के निष्कर्षण के लिए दो मुख्य विधियां होती है। पहला विधि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा, यानी आपको इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? तो दो विधि होता है, कास्टनर और डाउन विधि। डाउन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? डाउन विधि में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे, जबकि कास्टनर विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। क्या मैं बता रहा हूं कि सोडियम के निष्कर्षण की कितनी विधियां? दो। कौन कौन? कास्टनर और डाउन विधि, डाउन और कास्टनर विधि, डाउन और कास्टनर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। यहां देखिए, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका आकार सबसे कम होता है? तो आकार के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी क्षार धातुओं के आकार के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, अभी क्षार ही धातु हम लोग पढ़ रहे थे सोडियम को। अब हम क्या कह रहे हैं? ये देखिए सोडियम, ठीक है, सबसे पहले आ जाए लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, देन आफ्टर क्या? फ्रांसीसियम। ये सभी कौन से धातु हैं? तो भाई साहब ये क्षार धातु है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा धातु है? क्षार धातु है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम ये क्षार धातु है। और याद रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? जाने पर आपको, ठीक है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का मान क्या होगा? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे ही हम लोग जाएंगे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होगी? तो सबसे अधिक त्रिज्या सबसे नीचे में, यानी फ्रांसीसियम की त्रिज्या सबसे अधिक होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में रुबिडियम है। क्या है? रुबिडियम है। तो ध्यान में रखिए बच्चे कि
आपको सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका, रुबिडियम का, लेकिन सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी? तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम हो गया लिथियम का और सबसे अधिक किसका हो गया, फ्रांसीसियम का होगा। अगर इसमें क्रम देखें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम लिथियम, उसके बाद कौन, तो लिथियम के बाद आ जाइए सोडियम, उसके बाद कौन, उसके बाद आ गया कौन, तो ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और देन आफ्टर रुबिडियम होगा। तो सबसे कम कह रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा बच्चे। अब देखिए आवर्त की बात कर रहे हैं हम, आवर्त, आवर्त मतलब पीरियड की बात कर रहे हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, दाएं जाने पर आपको ध्यान में रखना है, जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, लेकिन वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अभी देखिए मैंने सबके परमाणु त्रिज्या को भी लिखा है, पहले ये देखिए लिथियम है, सोडियम है, लिथियम की परमाणु संख्या 3, सोडियम है 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37 और सीजियम 55 और ये देखिए फ्रांसीसियम 87 हो गया। ये देखिए कैसे निकाले, +8 ठीक है, +18 और अंत में क्या हो गया, 32 हमने जोड़ दिया। तो 8 8 18 18 32, मैंने बार बार बोला है कि कैसे आप परमाणु संख्या निकालिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो 8 8 18 18 और क्या 32 कर लेंगे। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी देख लीजिए इसमें पहले कि 4 क्षार धातुओं में सबसे कम आकार लिथियम का होता है। जरा देखिए यहां पर आपको लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या होता है ये पिकोमीटर में है, और ये देखिए 74 102 138 149 143 और 348। ध्यान में रखिएगा परमाणु की त्रिज्या बच्चे, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या याद रखना है कि एंगस्ट्रम में मापेंगे। किसमें मापेंगे, एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। जबकि आपको अगर हम बात करें नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या मेजर करने के लिए, नाभिकीय त्रिज्या मापने के लिए हम लोग फर्मी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फर्मी मीटर या फर्मी का प्रयोग करते हैं। और एक फर्मी मीटर बराबर होता है कितना, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। एक फर्मी बराबर कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सीमेंट के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, तो यहां देखिए सीमेंट के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा लाइमस्टोन व क्ले। क्या हो रहा है, क्ले, लाइमस्टोन और सिलिका भी है इसमें, लाइमस्टोन और क्ले भी है। तो क्ले, लाइमस्टोन और क्या हो जाएगा, क्ले प्रयुक्त होता है। यहां देखिए क्ले सिलिका से ही संबंधित है, क्योंकि बहुत सारा पदार्थ लाइमस्टोन और वो क्ले में मिला हुआ होता है। यहां देखिए लाइमस्टोन और क्ले, क्योंकि लाइम जो है वो लगभग 63% हम लोग इसमें यूज करते हैं, और ठीक, और इसी में बहुत सारा ठीक है क्ले और लाइम दोनों क्या होगा, एक साथ आ जाएगा। तो लाइम व क्ले का प्रयोग करेंगे सबसे अधिक सीमेंट में। सीमेंट का निर्माण याद रखिएगा, सीमेंट का निर्माण जोसेफ अस्पर्डीन ने किया था। किसने किया था, जोसेफ अस्पर्डीन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका ठीक है यूज किया था वर्ड। ये देखिए क्ले, इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि क्ले में बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं एक साथ, तो सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे प्रयुक्त होने के लिए सिलिका भी प्रयुक्त होगा, ऐसे प्रयुक्त होने के लिए जिप्सम भी प्रयोग होगा। तो लाइमस्टोन और क्ले का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद देखिए सिलिका ऑक्साइड, और सबको मिश्रित रूप से हम क्ले कहते हैं। ये देखिए यहां पर MgO, फिर देखिए Al2O3, फिर देखिए आपको ले लीजिए थोड़ा सा मात्रा में जिप्सम लीजिए, GYPSUM जिप्सम लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, लाइमस्टोन और क्ले मैंने इसीलिए मारा क्योंकि ये जो सब सम्मिलित रूप से क्ले का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, क्ले का निर्माण करेगा। तो लाइमस्टोन और क्ले आपको क्या होगा, सीमेंट के निर्माण में उपयोगी है। अब यहां पर देख लीजिए जिप्सम 1 से 4% होता है, जिप्सम 1 से 4% होता है, और यह जिप्सम क्या करता है कि सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। यहां देख ले, मैं लिख भी रहा हूं जिप्सम क्या है, CaSO4 इंटू क्या होगा 2H2O। ठीक है, क्या होगा ये, तो यह सीमेंट के जमने की दर को कम करता है, यह
सीमेंट के जमने की दर को क्या करेगा, कम करता है। जमने की दर कम करता है। ध्यान दीजिए यहां पर जमने की दर कम करता है। बार बार मैं बताता हूं, क्या बताता हूं बच्चे, कि सीमेंट जो है, सीमेंट का जमना एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और इसमें इतना अधिक उष्मा उत्पन्न होता है कि उसको शांत करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए हम उस पर पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को इतना ज्यादा उष्मा निकलेगा कि उसको ठंडा करना पड़ेगा। अगर जल्दी ये जम जाए तो क्या होगा, आपको बहुत सारे दरार इसमें पड़ जाएंगे। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसमें अगर एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाए तो सीमेंट तुरंत जम जाएगा। सीमेंट क्या होगा, तुरंत जमेगा। याद रखिएगा आप लोग, सीमेंट तुरंत जमता है। यदि इसमें क्या हो जाएगा, आपको एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाता है तो सीमेंट तुरंत जमता है। याद रखना है आपको, सीमेंट तुरंत जमता है यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरी बात पर मैं क्या बता रहा हूं कि देखिए, अगर सीमेंट और बालू है, सीमेंट और क्या कर दीजिए, बालू कर दीजिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसे हम गारा कहते हैं। क्या कहेंगे, गारा कहेंगे। ठीक है, याद रखिए गारा, सीमेंट, बालू और इसमें पानी भी मिला दीजिए तो गारा या मोर्टार कहते हैं। गारा तो बालू और पानी भी मिला रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको गारा कहलाएगा या मोर्टार कहलाएगा। चलिए अब देखिए, सीमेंट और इसमें ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, बालू ले लीजिए और थोड़ा सा कंक्रीट ले लेते हैं। बालू, पानी और कंक्रीट ले लीजिए। क्या लीजिए, कंक्रीट, CONCRET, कंक्रीट ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो भाई साहब ये कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा, सीमेंट प्लस बालू प्लस पानी ले लिए तो गारा या मोर्टार कहलाया। सीमेंट, बालू और, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सीमेंट, बालू और पानी और कंक्रीट इसमें डाल दिए तो इसको बोलते हैं कंक्रीट सीमेंट। कौन सा सीमेंट बोलेंगे, कंक्रीट सीमेंट कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, सीमेंट, बालू, सीमेंट प्लस बालू, ध्यान दीजिएगा जरा, बालू ले लेते हैं, सीमेंट प्लस बालू और क्या लीजिए, सीमेंट प्लस बालू प्लस क्या करते हैं, ठीक है, और इसमें कंक्रीट भी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं और इसमें कंक्रीट प्लस पानी भी डाल दीजिए और आपको छड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, छड़ का टुकड़ा डाल देते हैं बच्चे। तो इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है RCC, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। तो सीमेंट और बालू क्या कहलाएगा, सीमेंट, बालू प्लस पानी, ये गारा कहलाएगा या मोर्टार कहलाएगा। सीमेंट प्लस बालू प्लस पानी प्लस कंक्रीट डाल दीजिए, उसमें कंक्रीट सीमेंट कहलाएगा। सीमेंट, बालू प्लस कंक्रीट प्लस पानी और उसमें छड़ का टुकड़ा डाल दिए तो प्रबलित कंक्रीट सीमेंट या रेनफोर्स्ड या RCC हो गया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहलाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। उच्च तत्व का परमाणु क्रमांक जो +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है वह क्या होगा। यहां देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, तो ये 13 है, यानी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होगी। एल्युमिनियम क्या करेगा, तो एल्युमिनियम 13 होता है, परमाणु संख्या कितनी, 13, तो 2, 8 और क्या हुआ 3, ये 3 आराम से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और यह क्या बना लेगा, आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉर्म करता है। अब मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर ये किसका परमाणु संख्या है बच्चे, तो 33 नंबर अगर बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा किसका है, तो पहले तो एल्युमिनियम हो गया, 33 नंबर हो गया आर्सेनिक का। किसका हो गया, आर्सेनिक की परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा इसको। 32 नंबर किसका हो गया, तो 32 नंबर जो है जर्मेनियम का है। क्या है, जर्मेनियम का है और दोनों उपधातु की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आएगा, उपधातु की श्रेणी में। और इसका जो आपको क्या होगा, उपधातु जब भी होगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा, +4 ऑक्सीकरण संख्या होगी। 17 यानी हेलोजन है, क्लोरीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा यानी +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा यानी इसका, ठीक है, आपको 1 हो जाता है, यानी -1 भी बोल सकते हैं या 1 कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को पहले समझिए तब हम इस चार्ट पर आएंगे। यहां देखिए ये है आपका आवर्त, क्या है,
आवर्त, और आपको ये है आपका वर्ग, ध्यान दीजिएगा ये वर्ग है और ये क्या है, आवर्त है। तो आवर्त में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चे, कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वैलेंसी का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 4, फिर देखिए 4 3 2, अंत में क्या 1, और सबसे अंत में क्या होगा 0 होगा। और यह अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका है, अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वैलेंसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 2 3 4, फिर क्या हो 4 3 2 1, अंत में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चे, अक्रिय गैस का क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, वर्ग में वैलेंसी क्या होगा, तो वर्ग में आपको समान संयोजकता होता है, ऊपर से नीचे तक समान संयोजकता होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या होगा कि समान आपको संयोजकता होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, समान संयोजकता होता है, संयोजकता होता है किसमें, तो वर्ग में समान संयोजकता होता है, एकदम याद रखिएगा। और देखिए यहां पर आ रहे हैं क्वेश्चन में, ये बोलते टेबल में आ रहे हैं, देखिए पहला वर्ग है, लिथियम है, सोडियम है, तो ये पहला वर्ग है, यानी आपको यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 1 हो गया इसकी वैलेंसी, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें जितने भी धातु होते हैं उसमें सभी में लूजिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां देखिए 1 2 3 हो गया, तो वैलेंसी आपको मैंने बताया था आवर्त में कैसे होगा, बढ़ेगा, और पुनः 4 3 2 1, अंत में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए भाई, तो वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया, 4 तक तो ठीक चला, उसके बाद क्या हुआ 4 3 2 1, अंत में क्या हो गया 0 हो गया, यानी अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होगी 0 होगी। अब क्या हुआ, तो वैलेंसी 1 2 3 4, 4 3 2 1, यानी आपको 4a की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 होगी भैया। ये क्या करेगा, आपको 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, जबकि 5a यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। ऑक्सीजन सल्फर की वैलेंसी क्या होगी, तो 2 होगी। ध्यान दीजिएगा फ्लोरीन क्लोरीन का कितना होगा, तो 7 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नियोन आर्गन का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0। यहां देखिए बोरोन एल्युमिनियम का कितना होगा, तो 3 होगा बच्चे। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ध्यान में रखिएगा वैलेंसी आवर्त में कैसे बढ़ेगा, तो ये क्या होता है कि ये क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और पुनः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, और निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को, यानी आपको इनर्ट गैस के स्टेट को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि तत्वों के परमाणुओं में यह गुण पाया जाता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा, और अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसी गुण को हम ये जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता आवर्त में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 से 4, 4 से पुनः 3 2 1, अंत में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि वर्ग में संयोजकता हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, यहां देखिए उसी तरह से मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मिश्र धातु, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कम दिख रहा होगा लेकिन मैं सबको इलाबोरेट कर दूंगा। किस मिश्र धातु में टीन नहीं है, तो पहले यह समझ लीजिए कि पीतल में टीन है, हो नहीं है। पीतल में क्या होता है, तो पीतल में हो जाएगा Cu और Zn, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है कौन, पीतल। कांसा क्या हो गया, कॉपर और टीना का मिश्र धातु होगा, Cu और Sn का मिश्र धातु होगा। जबकि आपको प्यूटर क्या होगा, तो इसमें टिन लेड कॉपर और बिस्मथ होता है, टिन लेड कॉपर और क्या होगा, बिस्मथ होगा। प्यूटर ध्यान दीजिए, टिन हो गया प्लस लेड हो गया प्लस क्या होगा, टिन हो गया, फिर क्या लेड हो गया, फिर देखिए क्या हो जाएगा, टिन लेड, फिर एंटीमनी क्या होगा, एंटीमनी, टिन लेड एंटीमनी। एंटीमनी का मतलब क्या होगा, Sb, और अंत में कुछ मात्रा में इसमें बिस्मथ भी पाए जाते हैं। एकदम याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं प्यूटर के बारे में, ठीक है, प्यूटर के बारे में बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मेरी बात को, बेबिट मेटल में क्या होता है, तो लेड, ठीक है, एंटीमनी, लेड एंटीमनी और क्या होगा, कॉपर होगा। लेड एंटीमनी और कॉपर, लेड मतलब प्यूटर, तो ये हो गया लेड, ठीक है। ये हो गया बेबिट मेटल में क्या होगा, बेबिट मेटल में आपको, ठीक है, फिर आ जाइए 89% इसमें टिन होता है। बेबिट मेटल में कितना होगा, 89% टिन हो जाएगा, Sn होगा। फिर देखिए
क्या होगा? तो एंटी मनी होगा 9%। 9% इसमें एंटी मनी होता है एसडी, और ठीक है आपका 2% जो है इसमें कॉपर होता है। तो 2% इसमें क्या हो गया? कॉपर भी होगा। तो बच्चे सब में आपको एसएन है, सब में आपको एसएन है। प्यूटर एसएन पीबी, एसएन मतलब क्या हुआ? टिन, पीबी मतलब लेड, एसबी मतलब एंटीमनी, बीआई मतलब बिस्मथ। और देखिए कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, बेबिट मेटल ठीक है 89% इसमें टीन होता है, 89% इसमें टीन होगा एसएन, और 9% एंटीमनी और 2% कॉपर होता है। याद रखिएगा इसको। अब मेरी बात को समझिएगा। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, सबसे पहले ब्रास है। ब्रास मतलब क्या होता है भाई? तो ब्रास मतलब पीतल होता है, और पीतल याद रखिएगा कॉपर जिंक का मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या? घरेलू बर्तन बनाने में। ब्रॉन्ज देखिए कांसा, ये कॉपर और टीना का बना मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में, मूर्ति बनाने में, बर्तन बनाने में होता है। फिर देखिए जर्मन सिल्वर, तो कॉपर जिंक और निकेल होगा, बर्तन बनाने में इसका उपयोग है। मैग्नेशियम, मैग्नीशियम और ठीक है मैग्नेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। फिर देखिए रोल्ड गोल्ड, ये कॉपर और निकेल, रोल्ड गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड है कॉपर और निकेल का, यानी चिप ऑर्नामेंट बनाने में होता है। मोनल मेटल कॉपर और निकेल का मिश्र धातु होता है। अल्कली रेसिस्टेंस कंटेनर बनाने में इसका उपयोग होगा। बेल मेटल्स कॉपर और टीना का मिश्र धातु होता है। गन मेटल सब मैंने आपको बताया है। सोल्डर ये पीबी और एसएन का मिश्र धातु होता है। ड्यूरेलोमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज का मिश्र धातु होता है। प्रेशर कुकर बनाने में, एयरक्राफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। स्टील ये फेरस और कार्बन का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील फेरस कार्बन क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। फेरस कार्बन क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। देखिए इसको मैंने इस तरह से भी आपको बताया है। क्या बताया है? सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु, ब्रॉन्ज कॉपर और टीना, बेल मेटल कॉपर और टीना, रेड कॉइन ओएस ये होगा कॉपर जिंक और टिन का बना मिश्र धातु होता है। व्हाइट कॉइन एलवाइज ये क्या होगा? कॉपर, ठीक एजी जिंक और निकेल का बना हुआ मिश्र धातु होता है। ड्यूरेलोमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्र धातु होगा। इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम और जिंक का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर यह क्या होगा? कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु होगा। गन मेटल कॉपर जिंक और स्टीन का मिश्र धातु होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है। और सोल्डर के विषय में हम लोगों ने बात किया। टाइप मेटल बार बार मैं बच्चे बताता हूं कि ये सारे मिश्र धातु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आना तय है बच्चे, एक प्रश्न आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले देखिए पीतल कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर और टीना, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल, मैग्नीशियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, मोनल मेटल कॉपर निकेल, बेल मेटल कॉपर टीन, गन मेटल कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक और टीन, सोल्डर एसएनपीबी का बना हुआ मिश्र धातु होता है। ड्यूरेलोमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम का बना हुआ मिश्र धातु होता है। तो बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप लोग देखिए, यहां से एक प्रश्न तो आना तय है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो मैंने बता दिया सारा कुछ। अब देखिए एक आमीटर इंगित करता है, तो भाई साहब आमीटर क्या करेगा? कूलॉम्ब प्रति सेकेंड के बारे में बताएगा। यानी आमीटर विद्युत धारा को मापता है, और विद्युत धारा आई बराबर होता है Q बाय T, और Q बराबर क्या होगा? कूलॉम्ब पर सेकेंड, यानी ठीक है प्रति सेकेंड। ये देखिए कूलॉम्ब पर सेकेंड को हम मापते हैं किसमें? एम्पियर में। तो विद्युत धारा जब भी बात करेंगे तो कूलॉम्ब प्रति सेकेंड में मापा जाता है, कूलॉम्ब पर सेकेंड में आपको मापेगा, और ये धारा विद्युत धारा को मापेगा। और आमीटर परिपथ में ध्यान दीजिएगा, आमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणीबद्ध क्रम में होता है। आमीटर परिपथ में कैसे होगा? श्रेणी क्रम में, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ते हैं। किसको? तो आमीटर को। आमीटर को हमेशा श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है, एकदम याद रखिएगा। किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणीबद्ध क्रम में आपके आमीटर को जोड़ा जाता है, एकदम याद रखना, जोड़ते हैं। और ये देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है या गैल्वेनोमीटर बोलिए। तो वोल्ट मीटर की बात अगर करेंगे तो वोल्ट मीटर को हमेशा आपके परिपथ में
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो अमीटर परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहां पर 3-4 वर्ड है, इसको देख लीजिए। दाब, बल बटे क्षेत्रफल को हम दाब कहते हैं। विभव, एक कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना वर्कडन करना पड़ता है उसे विभव कहा जाता है। विभव का मात्रक क्या होगा? तो विभव का मात्रक वोल्ट होगा, जबकि दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसे पास्कल में भी मापा जाता है। किसमें मापेंगे? तो पास्कल में भी मापा जाता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। और यहां मैंने क्लियर कर दिया है, जरा इसको देख लीजिए। यहां देखिए नीला वाला, ये देखिए, ये जो कलर वाला है, ये कलर वाला, यहां देखिए ये कलर वाला और ये कलर वाला, ये सभी जो है, नीचे वाला देख लीजिए, ये सभी जो है किसका बनाएगा? तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये सारा बनाएगा किसका बनाएगा? तो ये सारा बनाएगा बेसिक ऑक्साइड का, यानी क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। कौन कौन? तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, फिर देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वें वर्ग के भी कुछ तत्व जो है वो सभी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपको क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहला वर्ग, ठीक है, दूसरा वर्ग, फिर देखिए दूसरा, तीसरा वर्ग, फिर देखिए तीसरा वर्ग हो गया। अब यहां पर बात कीजिए 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ये सभी बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। एकदम बच्चे याद रखना है आपको। अब इसमें देखिए परमाणु संख्या डैश वाला तत्व, भाई साहब 17वें वर्ग का है। ये 17वां परमाणु संख्या 17वें वर्ग का है। 7, 2 और 5, यानी ये हो गया 15वें वर्ग का तत्व हो गया। ठीक है, आपको क्या है? नाइट्रोजन, ये 7 होता है। देखिए 15वें वर्ग का तत्व है। तो ये 13, 14, 13 में भी कुछ तत्व, ठीक है, कौन कौन वो मैं बता देता हूं। 15, 16, 17, ये सभी जो है आपको क्या बनाएगा? तो अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बना रहा है? अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। और यहां देखिए जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, टीना, एसएन, फिर देखिए ये सारे तत्व जो है वो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोनों तरह का ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा कौन सा? ये देखिए 14 है, तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या बनाएगा? तो भाई साहब अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। कौन सा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यहां देखिए सिलिकॉन है, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। फिर देखिए 17 है, तो 17 है कौन? फ्लोरीन है, ये भी अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। फिर देखिए आपको 7 है, तो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो कौन इसमें करेगा? तो ये देखिए 11 वाला क्या होता है? Na2O, यानी ये क्या हो गया? आपको सोडियम ऑक्साइड होगा। तो यह सोडियम ऑक्साइड निर्माण करता है किसका? तो ध्यान रखिए, ये निर्माण करेगा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है आपको कि धातु का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? धातु का ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब भी हम बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसा होगा? तो मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर होगा बेसिक। क्या होगा? बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर होगा कैसा? तो एसिडिक होता है। क्या होगा? एसिडिक होता है। और अगर हम बात करें किसका? तो जिंक, जर्नों का, हम बात करें पीबीओ का, हम बात करें किसका? SnO2 का, तो ये सभी जो है क्या होगा भाई? Al2O3 का। ये सभी जो है आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, यानी उभय धर्मी होता है। क्या होता है? उभय धर्मी होता है। तो बच्चे जो मैं बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सफलता दिलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे मैंने आपको बताया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको निश्चित रूप से मदद करेगा सफलता दिलाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, वही बात मैंने किया कहा है। अब कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान की एक घंटी, भाई साहब घंटी है, ये घंटी है भाई साहब, ये घंटी बना देते हैं। यहां पर ये घंटी बना दीजिए, घंटी है, ये घंटी है, ठीक है। अब चलिए घंटी ले लेते हैं। अब ये घंटी ऊपर से नीचे गिर गया, कितना सेंटीमीटर है भाई? तो 80 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लिए भाई, क्या होगा? 80 गुना 10⁻⁻2 मीटर, या हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फर्श पर गिर जाती है 80 सेंटीमीटर, कितना केजी का है? तो भाई साहब इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है, कितना केजी? 10 केजी।
और जी का मान दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वेग निकाल लीजिए। v बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ये देखिए h ऊंचाई है, यहां से गिरा था कितना h बराबर कितना था भाई, तो 80 सेंटीमीटर था, नीचे गिर गया। तो अब इससे निकाल लीजिए v बराबर क्या होगा, तो चूंकि विराम से गिरा था u, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब v 0 हो गया, रूट अंडर क्या हुआ 2gh, तो 2 गुना g का वैल्यू 10 और h का मान कितना, तो 0.8 कर दीजिए, तो ये हो गया। ठीक है, आपको 8 दूनी 16 यानी 4 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो संवेग निकालने के लिए बोल रहा है। संवेग, तो संवेग बोल रहा है भाई साहब, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होगा, संवेग बराबर मास गुना वेलोसिटी। तो क्या होता है मास, तो मास कितना है भाई, तो मास है 10 kg गुना 4 कर दीजिए यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर आंसर है, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड यानी बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ऊपर से गिरा वेग निकालिए गति के तृतीय समीकरण से, और ए का वैल्यू यहां जी है, ए का वैल्यू क्या है, जी है भाई, तो पुट कर दिया हमने इक्वेशन में और वहां से वेग निकाल लिया। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुना क्या होता है, वेग होता है। संवेग कौन सी राशि, तो संवेग सदिश राशि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही बात मैंने यहां भी किया है। अब देखिए निम्न में से फेरस मिश्र धातु कौन है, तो भाई साहब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फेरस मिश्र धातु कौन है। तो जब भी फेरस मिश्र धातु पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा कि इनवार फेरस मिश्र धातु है, क्योंकि इनवार किसका बना होता है, यहां देख लीजिएगा इनवार INVAR इनवार, ये किसका बना होता है, तो भाई साहब ये बना होता है कॉपर का। किसका बना होगा, सबसे पहले तो फेरस का, लोहा का। ठीक है, लोहा 64% इसमें होता है। Fe कितना परसेंट भाई, तो 64%, याद रखिएगा 64% होता है। और देखिए फेरस हो गया, निकेल, निकेल लगभग 36% होता है। निकेल, निकेल कितना परसेंट, तो 36% इसमें यूज होता है। कौन होगा यूज, तो निकेल यूज होता है। कितना परसेंट, तो 36% होता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं, तो इसका उपयोग करेंगे, याद रखिए बच्चे, सर्वे टेप के निर्माण में। सर्वे टेप याद रखिए, सर्वे टेप, हम जो टेप यूज करते हैं सर्वे टेप में, उसका यूज करेंगे। और इसका उपयोग होता है किसमें, तो ध्यान में रखिए, तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे ताप संवेदनशील यंत्रों के निर्माण में। ताप संवेदनशील यंत्रों के निर्माण में करते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसिटिव संवेदनशील यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। संवेदनशील यंत्र में इसका निर्माण करेंगे, बनाने में करेंगे। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनवार हो जाएगा। क्या होगा, इनवार। अब मैग्नीशियम पर बात कर लेते हैं, तो 5% मैग्नीशियम और 95% एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, 5% मैग्नीशियम और 95% एल्युमिनियम के मिश्र धातु को मैग्नीशियम कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, यानी एयरक्राफ्ट उद्योग में इसका उपयोग करेंगे। किसमें करेंगे, तो एयरक्राफ्ट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए हम चलते हैं कांसा। कांसा क्या होता है, तो कॉपर और टीना का मिश्र धातु होता है। टाइप मेटल, बार बार हम बताते हैं, Pb प्लस Sb प्लस Sn का बना होता है। लेड एंटीमनी और टीना का बना होता है। और टाइप निर्माण में याद रखिएगा, टाइप, ठीक है, टाइप मेटल में इसका उपयोग करेंगे, यानी टाइपराइटर में जो मेटल का यूज होता है उसके प्रयोग में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो टाइप मेटल का प्रयोग करते हैं। और यहां देख लीजिए कांसा, कांसा क्या होता है भाई, Cu प्लस Sn है। कांसा का प्रयोग हम लोग, ठीक है, सिक्का में, क्वाइन बनाने में, फिर देखिए मूर्ति में और ढांचे के निर्माण में, ढांचे के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं, बेलीज बिट्स क्या होता है। तो भाई साहब बेलीज बिट्स क्या होगा, आपको पता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश क्या कहलाएगा, आपको बेलीज बिट्स कहलाएगा। ये देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया, तो यहां पर ठीक है एक डायमंड जैसा चमक रहा है, इसको डायमंड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, डायमंड रिंग कहेंगे। जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो ये देखिए, ये सूर्य है आपका, सन है, और इसके सामने आ गया कौन, तो मून आ गया बीच में, और ये देखिए आपका क्या है,
अर्थ है। तो ये देखिए यहां पर क्या होगा कि इस एरिया में आपको अंधकार छा जाएगा। कैसा छा जाएगा? अंधकार छा जाता है, अंधकार छा जाता है, याद रखिएगा, अंधकार छा जाता है। इसे ही हम कहते हैं, आपको क्या कहेंगे? सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये 2-3 बातें यहां पर आपको देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में पृथ्वी पर संपूर्ण काला हो जाएगा, और जैसे ही सूर्य अलग निकलेगा तो ये जो बाहर निकला तुरंत ही आपको चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर, फिर आपको ये यहां चंद्रमा है, इसके घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी पर प्रकाश आना शुरू कर देता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? बेलिज बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलिज बिट्स कहा जाता है। मेरी बात को 2-3 बातों को यहां समझिएगा, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यहां देख लीजिए, सूर्य ग्रहण कितने समय तक का होता है? मैक्सिमम होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की महत्तम अवधि 7 मिनट 32 सेकंड होता है। और याद रखिएगा कि प्रत्येक पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगता है तब वो पूर्णिमा की ही अवस्था होती है। किसकी अवस्था होगी? पूर्णिमा की ही अवस्था होती है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया था, तो याद रखिए ये कहां स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपको, ठीक है, आबी महाराष्ट्र में। कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला सूचना संचार उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पर? तो आबी महाराष्ट्र में। जरा इसको देख लीजिए, श्रीहरिकोटा में शहर सेंटर है, और यहीं से, ठीक है, आपका शहर है SHAR, यहीं से सभी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण होता है। यानी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कौन? अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कौन है? तो भाई साहब अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र, एकदम ध्यान में रखिएगा। यान प्रक्षेपण केंद्र कहां पर? श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण केंद्र है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। ये देखिए ये कहां पर है शहर? तो ये देख लीजिए, आपको यहां पर शहर स्थित है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहां हसन कर्नाटक दिया हुआ है, हसन कर्नाटक दिया हुआ। कर्नाटक में आपको क्या है? तो भाई साहब कर्नाटक में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, यानी मुख्य नियंत्रक केंद्र कहां स्थित है? तो मुख्य नियंत्रक केंद्र स्थित है। कहां पर? तो ये मुख्य नियंत्रक केंद्र स्थित है आपको हसन कर्नाटक में। और यहां देख लीजिए, आपको ध्यान में रखना है कि तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। यहीं पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम भी है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यानी रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका परिक्षेपण यहां पर किया जाता है। यहां आपको बार बार याद रखना चाहिए कि MCF जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एक तो कहां पर है? एक है हसन कर्नाटक में, दूसरा आपको भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर है? तो अहमदाबाद में है। जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। और देहरादून में क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहां पर? तो देहरादून में स्थित है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये देखिए दोनों में अंतर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA, ये कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। बस इतना ही ध्यान में रखिए। पहला चीज मैंने क्या बताया, और एक और लिक्विड प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी ये महेंद्रगिरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? महेंद्रगिरी में स्थित है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह केंद्र हसन कर्नाटक में बोलते हैं आबी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जबकि श्रीहरिकोटा में ध्यान में रखिएगा यहां पर शहर है यानी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। हसन कर्नाटक में मुख्य नियंत्रण केंद्र स्थापित है। और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। किसको ध्यान में रखना है आपको? पहला चीज ध्यान में रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर स्थित है? तो देहरादून में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में, एकदम याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और ध्यान में रखना है कि लिक्विड प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी कहां पर है? तो महेंद्रगिरी पर्वत पर है। कहां पर है? महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। तो बच्चे एकदम याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है आपका कि शीतलन की दर निर्भर करती है। ये देखिए कहीं भी आप किसी वस्तु को
वस्तु को ले लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद छोड़ दीजिए, तो शीतलन की दर निर्भर करेगी पहला चीज बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान में अंतर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और तीसरा निर्भर करेगा विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पर निर्भर करेगा। यानी अगर क्षेत्र बड़ा कर दें तो आपको फिर उत्सर्जन की दर उतनी ही तीव्र हो जाएगी, और याद रखना इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। और शीतलन की दर का नियम किसने दिया था, यानी आपको कूलिंग का लॉ ऑफ कूलिंग किसने दिया था, शीतलन की दर का नियम दिया था, याद रखिए दर का नियम दिया था न्यूटन ने। दर का नियम किसने दिया, तो न्यूटन महोदय ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। और इनके अनुसार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान अगर θ1 है और ठीक है वह T समय में अपना तापमान त्याग करके θ2 पर आ जाता है T समय में भाई साहब, और उसके वायुमंडल का तापमान अगर क्या हो θ0 हो जाए, तो उष्मा के क्षय की दर या तापमान के क्षय की दर, ये देखिए तापमान के क्षय की दर वस्तु के औसत तापमान यानी θ1 प्लस θ2 बटा क्या हो गया 2 और उसके वायुमंडल के तापमान के अंतर का समानुपाती होता है। इसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। और जब भी शीतलन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा शीतलन बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान में। अब मान लीजिए कि आपने दूध को ठंडा करना है, दूध को ठंडा करेंगे तो हम पानी में रख देते हैं, उसको ठंडे पानी में रख देंगे, तो जितना ठंडे पानी में रखेंगे उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, उष्मा का त्याग करेगा। फिर उसी तरह देखिए आपका सतह किस प्रकार का है, मान लीजिए सतह चमकीला है तो वो तुरंत क्या करेगा, उष्मा का त्याग कर देगा। और विकिरणकारी सतह, तो जितना ज्यादा विकिरणकारी सतह का क्षेत्र होगा यानी सतह के क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी तीव्र गति से वह उष्मा का क्या करेगा, क्षय करेगा। और शीतलन के दर का नियम किसने दिया, तो न्यूटन महोदय ने दिया था। याद रखिएगा किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए लाइपेज, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, लाइपेज किसका पाचन करेगा, तो जब भी लाइपेज की बात होगी तो वो पाचन करेगा वसा का पाचन करेगा। वसा संगठक एंजाइम होगा, ये देखिए वसा विघटक एंजाइम होगा, वसा को तोड़ देने का कार्य करेगा। लाइपेज जो है याद रखिए कि आपको TAL यानी ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज यह निकलता है पेनक्रियाज से। कहां से निकलेगा, पेनक्रियाज से निकलेगा, अग्नाशय से निकलेगा। और यह ध्यान में रखिए वसा को तोड़ देने का कार्य करता है। जबकि ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। आपको पता है कि लार में भी एमाइलेज पाए जाते हैं। और देखिए इरिप्सिन ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइडों का पाचन करता है, पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा, डी नंबर आंसर होगा। मेरी बातों को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, यह है फेरिंक्स। यहां से आपको क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द थ्रोट बोथ फूड एंड द मटेरियल, ये अंदर की ओर आएगा। और यहीं पर एपिग्लोटिस होता है। कौन होता है एपिग्लोटिस, वो बंद कर देगा पेट के अंदर, उसी चीज को जाने देगा जिसको हम जाने की इच्छा रख रहे हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, माउथ में क्या होता है कि सेलिबा निकलता है। क्या निकलेगा, सेलिबा निकलेगा। और यहीं से एमाइलेज निकलता है। क्या निकलेगा, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज निकलेगा, जो शुगर को, स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। बार बार याद रखना है कि एमाइलेज कहां पर होगा, तो आपके मुख में, और मुख में एमाइलेज क्या करेगा, तो स्टार्च को तोड़ करके शुगर में बदल देता है। यही कारण है कि अगर रोटी हम खाते हैं तो अगर केवल खाली रोटी खाया जाता है तो मीठा लगेगा। क्या, कैसा लगेगा, मीठा लगेगा बच्चे। अब देखिए स्टोमैक में याद रखना है, स्टोमैक में क्या क्या निकलेगा, पहला निकलेगा पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस निकलता है। और ध्यान में रखिएगा तीसरा क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को तोड़ देगा एमिनो अम्ल में। फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ देगा एमिनो अम्ल में। जितना मैं बता रहा हूं उतना एकदम ध्यान में रखना है। फिर देखिए आपको HCl ये जितने भी बैक्टीरिया होंगे सबको मार देने का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिए। आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ट्रिप्सिन आता है, विली, यहां माइक्रोविली और विली पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि सभी खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ है सब वहां अवेलेबल रहता है और सबको, ठीक है, सब जो है सूक्ष्म अणु में टूट जाएगा और विली के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा।
लीवर क्या करेगा? तो भाई साहब लीवर जो है वह क्या करता है कि लीवर जो है आपको वहां से बाइल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलेगा? बाइल जूस, जो बाइल डक्ट में कलेक्ट होता है। और यह बाइल डक्ट क्या करता है, याद रखना है आपको, बाइल डक्ट क्या करेगा? तो बाइल डक्ट जो है बाइल जूस बाहर निकलेगा और यह खाद्य पदार्थों को क्या कर देता है? क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है। और गोल ब्लैडर ये क्या करता है कि स्टोर करेगा किसको? बाइल को, यानी आपका जो बाइल जूस होता है उसको एकत्र करने का कार्य कौन करेगा? तो बाइल बोलते गोल ब्लैडर करता है। और यदि गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, स्टोन बार बार बनता है गोल ब्लैडर में, और इसके स्टोन के बनने का मुख्य कारण क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि यह होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण स्टोन बनता है। यह क्यों बनता है भाई जी? तो कम पानी पीने की वजह से, ठीक है। आपका जो बाइल है, यानी आपका जो पित्त रस है, वह क्या करता है कि क्रिस्टल को तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में किसको बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका गोल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। पेनक्रियाज, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां से सेक्रेट होता है। और यह क्या करता है पेनक्रियाज? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि पेनक्रियाज TAL तेल निकालता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लैपेज का सेक्रेशन करेगा। और ये देखिए, ठीक है, आपका ये देख रहे यहां पर क्या है? एपेंडिसाइटिस है, यानी बड़ी आंत में एपेंडिसाइटिस कहां पर होगा? बड़ी आंत में होगा। और रेक्टम के सहारे क्या होगा? आपको बाहर निकल जाएगा जितना भी उत्सर्गी पदार्थ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है खाद्य पदार्थों में से जल को अवशोषित करता है। जल को अवशोषित करने का कार्य कौन करेगा? तो बड़ी आंत करेगा। भोजन सबसे अधिक कहां पर रहेगा? तो छोटी आंत में रहेगा। सभी खाद्य पदार्थों का अवशोषण कहां पर होगा? तो छोटी आंत में होगा। कौन करेगा छोटी आंत में? तो विली और मैक्रोविली वहां पर पाया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है और ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थों का अवशोषण वहां होता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा वैध डोमेन है? वैध डोमेन तो .com भी है, .gov भी है, .net भी है, सभी आपको वैध डोमेन है। डोमेन क्या होता है? तो www. में आप कुछ भी, यानी आपका जो सर्टेन, ठीक है, सर्टेन एजेंसी का वेबसाइट होता है, सर्टेन, ठीक है, एजेंसी का वेबसाइट होता है, उसके लिए पर्टिकुलर डोमेन होता है। वेबसाइट होता है, उसके लिए पर्टिकुलर क्या होगा? डोमेन होगा। जैसे .com, .gov मतलब गवर्नमेंट एजेंसी होगा, .net मतलब क्या होगा? सर्टेन कोई एजेंसी होगा, .com तो प्राय सभी में होते हैं। तो याद रखिएगा कि वैध डोमेन सभी है, .com, .gov, .net। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रेलवे की बात करते हैं, तो www.rrb अजमेर.gov.in कर देते हैं, यानी ये गवर्नमेंट का एजेंसी हो गया। याद रखिएगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा कि ये www. क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके बारे में किसने बताया? तो ध्यान में रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली ने बताया। और जब भी हम लोग बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमिल्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए यहां देख लीजिए, पेरिकार्डियम, वह हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। बच्चे मेरी बात को समझिएगा, प्लुमनरी द्रव जो है, प्लुमनरी द्रव, ये देखिए प्लुमनरी आर्टरीज में भरा रहता है, या प्लुमनरी, ठीक है, सेल्स में भरा रहता है, प्लुमनरी वेन्स में भरा रहता है। तो ध्यान में रखना है इसको। अब देखिए मेरी बात को समझिए, पेरिकार्डियम ये हृदय है, हृदय के बाह्य आवरण को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। जबकि आपको बार बार मैं बताता हूं कि वृक जो होता है, उसके बाह्य आवरण को हम पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम कहा जाता है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो, ठीक है, हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के बाह्य आवरण को, ये जो बाह्य आवरण होगा उसको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, हृदय पूरे शरीर में रक्त का पंपिंग करता है। यहां देखिए ये एरोटा है, एरोटा के द्वारा शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजनेटेड रक्त जो है, ठीक है, आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा। और ध्यान में रखना है कि पुनः बायां भाग जो है, मैं बार बार बताता हूं कि बायां भाग जो है, लेफ्ट साइड जो होता है, वह क्या करेगा? वह शुद्ध रक्त का भाग होता है, जबकि राइट साइड जो होता है वह अशुद्ध रक्त का भाग होता है। याद देखिए, वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, आपको क्या होगा? रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड लेग, सबसे वेना केवा के द्वारा क्या होगा? अशुद्ध रक्त आपके हृदय में पहुंचता है। जबकि, ठीक है, एरोटा के द्वारा शुद्ध रक्त जो है, ये देखिए एरोटा के द्वारा शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में फैलता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि हृदय का कौन सा
सा भाग अशुद्ध होगा। तो जब भी अशुद्ध की बात करेंगे तो ठीक है आपको दायां भाग, जबकि शुद्ध भाग कौन सा होता है, तो बायां भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, एक पौधे में इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है। तो भाई साहब बीज में परिवर्तित होने के लिए अंडा, बीजाणु क्या होगा, बीजाणु आपका किसमें परिवर्तित होगा, तो बीजाणु जो है वह परिवर्तित होगा बीज में। याद रखिएगा, ये देखिए पुमंग, पुमंग में कौन होता है, तो पुतंतु और परागकोश होगा। पुमंग में क्या होगा, तो पुमंग में पुतंतु और आपको परागकोश होता है। ये देखिए ये वर्तिका है, क्या है, वर्तिका है। ये क्या है, अंडाशय है, और यहीं पर पोलेन आपको पोलेन ग्रेन पहुंचता है, ये परागकण पहुंचता है, और जिसके द्वारा वर्तिकाग्र के वर्तिकाग्र से पहुंचा वर्तिकाग्र से पहुंचा वर्तिका पर, और वर्तिका के द्वारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पर क्या होगा, अंडाशय में ठीक है परागकण के पहुंचने पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर जाकर के ठीक है आपको बनेगा क्या, बीजाणु का निर्माण होगा। ध्यान में रखना है बच्चे। ये देखिए मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां देखिए, एक पौधे में बीजाणु बीज में परिवर्तित होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुष्प में निम्नलिखित भाग होते हैं, याद रखिएगा। पुष्प में कौन कौन से भाग होंगे, सबसे पहले होगा वृत्त पुष्प, वृत्त यानी पेडिकल बोलते हैं इसको। पुष्प के डंठल भाग को क्या बोलेंगे, आपको पेडिकल कहते हैं। पुष्पासन वैसी रचना जिस पर कैलिक्स, करोला और एंडोसियम और गैनोसियम उपस्थित होते हैं उसे थैलमस कहते हैं। बार बार पूछा जाता है आपको। वायदलपुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, और यह प्रायः हरे रंग का होता है। किस रंग का होगा, हरे रंग का। नीचे वाला संरचना देखिएगा इस तरह का, ठीक है, फूल यहां से निकलता है, तो वह भाग क्या कहलाएगा, वायदलपुंज कहलाएगा। जरा दलपुंज के विषय में बात करते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है, यह रंगीन होता है, इसकी इकाई दलपत्र है। और पुमंग, मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए पुष्प के दो भाग के विषय में तो आपको जानना ही जानना चाहिए। एक तो जयांग यानी मादा भाग होता है, और दूसरा पुमंग, ये क्या होता है, आपको मेल पार्ट होता है। तो पुमंग और जयांग, फल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको पोमोलॉजी कहते हैं। निषेचन के बाद ओवरी से फल तथा ओव्यूल से बीज बनता है। किससे बनेगा, बीजाणु से बनेगा बीज। ओव्यूल यानी बीजाणु होगा। निषेचन के बाद ओवरी से फल बनता है, और ओव्यूल से क्या बनेगा, बीज का निर्माण होता है। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M/200 H2SO4 का पीएच मान क्या होता है। भाई साहब आपको पता है कि H2SO4 को तोड़ दीजिए, कितना भाग में, 2H प्लस, और प्लस हो गया SO4 2 माइनस, यानी द्विधारी अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो द्विधारी अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, तो द्विआधारी अम्ल है। कौन सा अम्ल है भाई, तो द्विआधारी अम्ल इसको कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें हम H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो H+ बराबर क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, यानी ठीक है आपको हो जाएगा 2 गुना ये जो 2 है, ठीक है ये 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन H+ आयन है, और इसका कंसंट्रेशन दिया M/200, तो M/2000 है। इसको काट दीजिए, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन निकल गया 10⁻³ M निकल गया, यानी कंसंट्रेशन कितना निकला, 10⁻³ निकला। 10⁻³ निकला किसका कंसंट्रेशन, तो आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन। अब देखिए पीएच लगा दीजिए। पीएच बराबर आपको मैंने बार बार बताया है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो भाई साहब यहां देख लीजिए माइनस लॉग, ठीक है आपको 10, और ये कर दीजिए 10⁻³, तो निकल के आ गया -3, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीएच मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई जी, 3। देखिए कुछ भी नहीं है, H2SO4 जो जितना हाइड्रोजन आयन आया उससे गुना कर दिए कंसंट्रेशन को, ठीक है गुना कर दिया हमने, और ये ऊपर लेके चले गए 10⁻³ M, ये क्या निकला, मोलर कंसंट्रेशन निकला। और पीएच का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो बच्चे देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्रवण होने लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन बाहर निकलने लगता है, और ये पेशाब के माध्यम से भी बाहर निकलने लगता है। इसको ठीक है HC, ये देखिए गोनेडोट्रोपिन HC, ठीक है HC टी भी कहा जाता है। तो कोरियोनो गोनेडोट्रोपिन आपको हार्मोन कहा जाएगा, HC गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे, तो ये
कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। यहां देख लीजिए बच्चे, मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया है कि ये टेस्टिस से निकलता है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन महिला के, ठीक है, महिला के आपको ओवरी से निकलता है और यह क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को, यानी आपको जो द्वितीयक लक्षण होता है महिलाओं में उसको यह डेवलप करता है और यूट्रस यानी गर्भाशय के निर्माण को, और आपको जो ओव्यूलेशन होता है यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल से निकलता है, या ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से निकलता है। यह क्या करता है, यूट्रस के दीवार को, ठीक है, आपको ब्रेक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको जब निषेचन होने का समय आता है तब यह हार्मोन बाहर निकलता है। यहां देखिए मैंने बहुत सारी बातों की भी चर्चा की है, जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रवण होने लगता है। HCG उसी को बोलते हैं हाई गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के उच्च क्षमता मूत्र में गर्भाधान को बताता है। आपको देखिएगा कि जैसे ही महिलाएं फिर गर्भधारण करती हैं तो उसको उल्टी आने लगता है, ठीक है, आपको बार बार छींक आएगा। तो यह सब मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो इसी हार्मोन के कारण होता है जिसको हम कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, यह महिलाओं में प्रसव चक्र का नियंत्रण करेगा, या अंडाशय से अंडाणुओं के उत्सर्जन को भी प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा उत्सर्जित होता है, या गर्भधारण को प्रेरित करता है। याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है, ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रवस्था में बनती है, तो सबसे अधिक बनेगा क्रेब्स चक्र में। किसमें बनेगा, क्रेब्स चक्र में। मेरी बात को समझिएगा, बार बार मैं बताता हूं कि जैसे ही ग्लूकोज पहुंचा, कहां पहुंचा, साइटोप्लाज्म में। कहां पहुंचा, साइटोप्लाज्म में। तो यह 2 एटीपी दिया, क्या दिया, 2 एटीपी। ये टूट गया और ये पायरुविक एसिड देगा। कौन सा एसिड देगा, पायरुविक एसिड देगा। और ये 2 पायरुविक एसिड आपको पहुंच गया कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होता है, जहां पर यह क्या करेगा कि एक पायरुविक अम्ल जो है आपको 18 एटीपी उत्पन्न करेगा। कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 18 एटीपी उत्पन्न करेगा। किस साइकिल के तहत, क्रेब्स साइकिल के तहत। और 18 दूनी क्या हो गया, 36 एटीपी यहां पर उत्पन्न होता है। तो सबसे अधिक एटीपी का उत्पादन कहां पर होता है, क्रेब्स चक्र में। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज का टूटना। शर्करा किण्वन का मतलब क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल का निर्माण। याद रखिएगा कि छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 जीवाणु कब आया था, तो ये देखिए H5N1 जो है ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होगा, तो वायरस के कारण होता है। और यह 1997 में कब आया था, तो 1997 में आया था। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, वायरस से होने वाला रोग कौन कौन होगा, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा, गलसुआ, छोटी माता, चेचक, पोलियो, ये सब किसकी वजह से, तो आपको ध्यान में रखना है वायरस की वजह से। जीवाणु से कौन कौन सा रोग होगा, कुष्ठ, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, एंथ्रेक्स, ये सब क्या होगा, आपको जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होगा, जीवाणु के कारण होगा। जरा देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहां देखिए जीवाणु के कारण होने वाला रोग मैंने बताया, कुष्ठ, टिटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, एंथ्रेक्स, ये किसके कारण हो रहा है, तो आपको वायरस के कारण बोलते हैं, ये सभी जीवाणु के कारण होता है। और H1N1 इसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू। कौन सा, स्वाइन फ्लू, विषाणु कि ये स्वाइन फ्लू रोग पैदा करेगा। H1N1 विषाणु जो है क्या पैदा करता है, स्वाइन फ्लू पैदा करता है। ध्यान में रखिएगा, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले वायरस की खोज इवानोस्की ने किया था। किसने किया था, इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देख लीजिए, मादा में अनिषेचित अंडाणु में होता है, अनिषेचित अंडाणु भाई साहब, ठीक है, मादा यानी मेल है, मेल से निकला, क्या निकला, स्पर्म निकला। और ये स्पर्म जो होता है क्या होता है, 22 प्लस या तो X होगा, 22 प्लस या तो X होगा या 22 प्लस Y होगा। और अंडाणु फीमेल से क्या निकला, तो फीमेल से निकला, याद रखिए ये ओभा निकला, फीमेल से ओभा,
क्या निकलता है, ओभा, फीमेल से ओभा निकला, और ओभा याद रखना है कि ये होता 22 प्लस एक्स ही होगा, एक्स ही होगा, ठीक है, 22 प्लस एक्स ही होगा। और जब ये वाई और ये एक्स वाला मिलेगा तो बनाएगा क्या, आपको मेल चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड बनेगा, मेल चाइल्ड का निर्माण करेगा। और जब ये एक्स जो है, ये एक्स जो है इस एक्स से मिलेगा तो बनेगा फीमेल चाइल्ड का निर्माण करेगा, किसका करेगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। तो बच्चे ध्यान में रखना है कि आपका जो अनिश्चित यानी अनफर्टिलाइज्ड अंडा जो होता है वह या तो, ठीक है, या तो क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र वाला होगा, क्योंकि दो एक्स होते हैं, एक्स एक्स होंगे, यानी 22 जोड़ा प्लस एक्स एक्स होता है तो ये फीमेल होता है, और 22 बोलते हैं ये क्या होगा, मेल होगा। 22 प्लस एक्स वाई क्या होगा, मेल होगा। 22 प्लस एक्स एक्स अगर की बात करें तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। तो दोनों अंडे जो है, और अंडे जो भी अंडे होंगे वो सभी में क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्री होता है। मैंने क्लियर कर दिया है, आपको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम, तो याद रखना है कि 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश विखंडन फोटोफ्यूजन की खोज किसके द्वारा किए गए थे, तो हेक्सले और पीटर जॉक के द्वारा किया गया था। हेक्सले और पीटर जॉक ने किया था फोटो, ठीक है, फ्यूजन की खोज। और ये होता क्या है, तो भाई साहब ये नाभिक है, क्या है आपका, नाभिक है। और नाभिक जब भी गामा किरण को एब्जॉर्ब करेगा, किस किरण को, गामा किरण को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या होगा कि आपको बाद में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश विखंडन कहते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था, ठीक है। मैक्सवेल ने, ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था सबसे पहले, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया, तो मैक्सवेल ने। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का सिद्धांत दिया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, परमाणु के नाभिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चे परमाणु के नाभिक का सिद्धांत सबसे पहले दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो एकदम ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि हक्सले और पीटर जॉक ने प्रकाश विखंडन के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया कि जब नाभिक गामा किरण का को एब्जॉर्ब करेगा तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटोफ्यूजन कहते हैं। क्या मैंने बताया कि नाभिक है, नाभिक ने गामा किरण एब्जॉर्ब कर लिया तो वो 2 भागों में टूट गया। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विखंडन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका। तो यहां देख लीजिए कि गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। यह एक प्रक्रिया है, प्रकाश विखंडन क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक नाभिक द्वारा गामा किरण का अवशोषण किया जाता है, जिससे यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। चलिए देखते हैं, एक विद्युत आवेश 10, एक विद्युत, ठीक, आवेश 10 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है। उत्सर्जित किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 10 गुना एम है, एम मतलब मेगा हर्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा या विकिरण होगा तो विकिरण का वेग, सभी विकिरणों का वेग, विकिरण का वेग कितना होता है भाई जी, तो विकिरण का वेग होता है प्रकाश का वेग, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो हमको तरंग दैर्घ्य निकालना, तरंग दैर्घ्य बराबर c/ν होगा, यानी आपको वेग बटा आवृत्ति, वेग बटा आवृत्ति, एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग बटा आवृत्ति होता है। तो अब निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए क्या होगा, वेग है 3 × 10⁸ बटे 10 × 10⁶। अब देखिए ये 8 है, तो भाई साहब काट दीजिए 10⁷, 3 गुना 10 तो हो जाएगा 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा आवेश किसको बोलते हैं, तो यदि किसी, ठीक है, आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यह एक तरंग उत्सर्जित करेगा जिसके संचरण की दिशा भी इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत होता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। यहां देखिए एक्स किरणों की तीव्रता निर्भर करती है भाई साहब, किसकी तीव्रता, तो एक्स किरणों की तीव्रता निर्भर करेगी। तो किस पर निर्भर करेगा, तो जब भी एक्स किरणों की तीव्रता की बात करेंगे तो यह निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, तो यह निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जबकि देखिए एक्स किरण, जब भी चर्चा कीजिए एक्स किरण, तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, एक्स किरण
खोजकर्ता, किसने खोजा इसको? इसको खोजा रोंटगन ने। किसने खोजा? रोंटगन महोदय ने खोजा था। और एक्स किरण जो है, यह ध्यान में रखिएगा कि एक्स किरण जो है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है? तो उत्पादन होता है इसका कुलीज नलिका के द्वारा। कुलीज नली के द्वारा इसको उत्पादित हम लोग करते हैं, कुलीज नली के द्वारा इसको उत्पादित करेंगे। फिर देखिए, मेरी बात को समझिएगा कि एक्स किरण जो होता है, इसका उपयोग हम लोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं। बार बार मैं बताता हूं, बेरियम मिल में इसका उपयोग करेंगे, एक चीज। दूसरा, एंजियोग्राफी में उपयोग करेंगे। तीसरा, ठीक है, एंजियोग्राफी में उपयोग करेंगे, एंजियोग्राफी, GRAPHY ग्राफी में करेंगे। फिर देखिए, सीटी स्कैन में करेंगे। किसमें करेंगे? सीटी स्कैन में किया जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो एक्स किरणों की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी। तो जितना ज्यादा आपको तीव्रता होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक होती जाएगी। ठीक है, एक्स किरणों की तीव्रता जितनी अधिक होगी, यानी उस पर कितना इलेक्ट्रॉन आघात किया है, उस पर निर्भर करेगा एक्स किरण की तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन देखिए, पी टाइप अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ क्या मिलाया जाता है? तो भाई साहब, पी टाइप अर्धचालक में बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि पी टाइप अर्धचालक में, ठीक है, आपका क्या होगा? तो होल्स की संख्या अधिक होगी, होल्स अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, होल्स अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो डोपिंग करेंगे टेट्रावैलेंट तत्व का। डोपिंग करेंगे किसका? त्रिसंयोजी तत्वों का, त्रिसंयोजी तत्वों का डोपिंग करते हैं। और इस डोपिंग में हम लोग बोरोन का भी प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम का भी प्रयोग करेंगे और गैलियम का भी प्रयोग करेंगे। यानी आपको आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और याद रखिएगा, पी टाइप अर्धचालक जो होता है, पी टाइप अर्धचालक जो होता है, उसमें जो वाहक होगा कौन होगा? तो होल्स होगा और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। जबकि एन टाइप में हम लोग, ठीक है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, होल्स की संख्या क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, होल्स की संख्या कम होती है। और यही कारण है कि इसमें डोपिंग करते हैं हम पेंटावैलेंट तत्वों का, पेंटावैलेंट तत्वों का डोपिंग करेंगे, पेंटावैलेंट तत्वों का डोपिंग करेंगे। याद रखना है आपको, कौन सा तत्वों का डोपिंग करेंगे? तो पेंटावैलेंट तत्वों का, यानी पंच संयोजित तत्वों की डोपिंग करेंगे। और अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा कौन सा? तो ध्यान में रखिए, पहला अर्धचालक जो होता है वह शुद्ध अर्धचालक होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरा अर्धचालक जो होता है वह क्या होगा? तो वह होता है वाह्य अर्धचालक। वाह्य अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से अशुद्धियों को मिला देते हैं, जिससे चालकता को बढ़ाते हैं। और यह दो प्रकार का होगा, पी टाइप और एन टाइप। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाया जाता है, उसे हम डोपिंग कहते हैं। तो बच्चे, लाजवाब प्रश्न था और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे लगता है आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। तो बच्चे इसी तरह से जुड़े रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, प्रयासरत रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।